नमस्कार स्टूडेंट। आइए आज हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे क्लास 11th की जो फर्स्ट चैप्टर है जीव जगत, उसका आज हम लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम बताते जाएंगे। तो ये जो पहले का सिलेबस था 2019 से और 2023 तक का, वो 22 तक का जो सिलेबस था उसमें बहुत सारे पॉइंट ऐड थे, लेकिन अभी क्या है जो 2023-24 का सिलेबस है उसमें से बहुत सारे पॉइंट हटा दिए गए हैं। तो आइए हम 2023-24 का जो सिलेबस है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। यदि आपने चैनल में पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए। तो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पास 1.1 जीव जगत में विविधता। पहला पॉइंट क्या देखेंगे, जीव जगत में क्या क्या विविधता है। और 1.2 जो पॉइंट है वर्गीकी संवर्ग, ये क्या है, पहला है जीव जगत में विविधता और दूसरा है वर्गीकी संवर्ग हम देखेंगे। तो आइए हम एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। जीव जगत कैसा निराला है, यानी कि एनसीईआरटी क्या कर रही है, क्वेश्चन कर रही है कि जीव जगत कैसा निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला क्या है, विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलबड़ी मीठा जली झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सरपट दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। यानी कि जो हमारी कोशिका है उसमें आणविक गतिविधि से पता चलता है। यानी कि आणविक गतिविधि वह किस से, आणविक संरचना से हमारी कोशिका यानी कि जो हमारा सेल ऑर्गन्स है तो वह किस से बना हुआ है। फिर क्या है, वास्तव में जीवन क्या है, ये क्या है, खुद एनसीईआरटी क्या कर रही है, क्वेश्चन कर रही है। इस प्रश्न में दो निर्विवाद क्वेश्चन है। पहला है तकनीकी, जो जीव तथा निर्जीव क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि जीव और निर्जीव क्या है, हम जीव और निर्जीव किसे कहेंगे, किस बेस पे हम कहेंगे कि ये जीव है और किस बेस में कहेंगे कि ये निर्जीव है। इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है। तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। यानी कि दूसरा का क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। यानी कि वह दूसरे क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे रहा है, जबकि पहले क्वेश्चन का उत्तर दे रहा है कि वह क्या है, दार्शनिक है। वो मतलब कि जीव क्या है उसका दे रहा है। अब इसका पूरा जीव क्या है इसका पूरा विस्तार इस चैप्टर में समझाया गया है। आइए हम आगे की स्लाइड देखते हैं। तो अब पहला पॉइंट क्या था, जीव जगत में विविधता। पहला था कि जीव जगत में क्या क्या विविधता है, ये जो जीव है तो इसमें क्या क्या विविधता देखने को मिलती है।
यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। यानी कि यदि आप अपने आसपास, यदि आप जहाँ पर हैं अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। किस्म का मतलब यहाँ नस्ल से है। बहुत सारी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे। यदि आप अपने गमले की बात करें, यदि आप गमले के आसपास बैठे हैं तो यदि गमले में देखें तो गमले में उगने वाले पौधे, यानी कि जो घास फूस होती है, गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू, यानी कि जो कीट होते हैं, गमले में फूल लगा होता है और उसमें जो भी कीट लगे रहते हैं, और मतलब कि जो पौधे उगाते हैं, और पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकती हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आँखों की सहायता से नहीं देख सकते। यानी कि बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने नग्न आँखों की सहायता से नहीं देख सकते। हम उसको कैसे देखते हैं? माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। लेकिन आपके आसपास ही हैं, या लेकिन मतलब हम उसे क्या करते हैं कि मतलब नग्न आँखों की सहायता से नहीं देख सकते, जबकि हमारे आसपास ही हैं। यानी कि जो ये किसकी बात कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो सूक्ष्म वायरस, बैक्टीरिया होते हैं, उनकी बात कर रहा है। तो उन्हें क्या है, हम नहीं देख सकते हैं अपनी नग्न आँखों से। उनको हम कैसे देखते हैं? माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। फिर आपके आसपास ही है। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, यहाँ अवलोकन की बात, यानी कि आप अपने अध्ययन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं। अवलोकन का अर्थ यही हुआ कि यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। यानी कि विविधता, यानी कि एक माइनर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगी। किसमें? जीवों में, जिसे हम क्या बोलते हैं? विविधता बोलते हैं। फिर क्या है? स्पष्टता। यदि आप किसी सघन वन, यानी यदि आप स्पष्टता है, एनसीईआरटी क्या बोल रही है? स्पष्टता। यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेगी। यहाँ ये कहाँ की बात कर रहा है कि स्पष्टता। यदि आप सघन वन, अब ये तो भाई वन की बात कर रहा है, तो वन में तो एक ही जीव नहीं रहेगा। वन में बहुत सारे जीव रहते हैं, जैसे हाथी, बकरी, खरगोश, और बहुत सारे पेड़ पौधे हो गए। और तो क्या है, बहुत सारी किस्म देखने को मिलेगी। किसकी? जीव की, ना कि निर्जीव की। वो क्या किया था? 2 क्वेश्चन किया था एनसीईआरटी ने। पहला क्वेश्चन क्या किया था कि हम जीव और निर्जीव देखेंगे, और दूसरा एक और क्वेश्चन किया था, तो दूसरे को उत्तर उसने नहीं दिया था। और पहले का क्या किया था कि जीवों की पूरा सारणी समझा रहा है। तो यहाँ जीवों के बारे में ही बताया गया है। आइए आगे की हम स्लाइड में देखते हैं। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं, यानी कि जो प्रत्येक प्रकार के पौधे, ये कहाँ की बात कर रहा है? सॉरी, ये कहाँ की बात कर रहा है? वो जो सघन वन था। तो प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति, यानी कि किसी एक जाति, स्पीसीज का प्रतीक है। यानी कि जो भी आप जीव देखते हैं, तितली है, पक्षी है, मोर है, कुछ भी आप देख रहे हैं, तो वो क्या है? एक प्रकार की जाति का प्रतीक है। क्या है? जाति का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग
लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। अब ये क्या है, इम्पोर्टेंट लाइन है, किसकी, एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट लाइन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या है, अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज, यानी कि क्या है कि वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। यानी क्या कहते हैं कि पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या, यानी पृथ्वी पर जो जो जीव हैं उसकी स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। यानी कि जो जो भी जीव हैं कि मतलब कितने भी जीव इस पृथ्वी पर हैं तो क्या है, वो पृथ्वी पर स्थित हैं, और कितने स्थित हैं तो क्या बोलते हैं, जीवों की संख्या, यानी कि कितने, काउंटिंग करने पर कितने हैं, 100 है कि 200 है कि कितने हैं, तो जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, यानी कि नए तथा पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, तो हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। यानी कि हम पौधे और प्राणियों को कैसे नाम से जानते हैं, स्थानीय नाम से। स्थानीय नाम से मतलब यह बात कह रहा है कि जैसे हमारे गांव में आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ को हम यहाँ आम के पेड़ के नाम से जानते हैं, लेकिन दूसरे जगह इसी आम को दूसरे नाम से जाना जाता होगा। और स्थानीय नाम मतलब जैसे मध्य प्रदेश में दूसरा, तो जापान में दूसरा, कुछ मतलब जो भी जहाँ का मतलब एरिया है वो है, मतलब उस स्थान के नाम से जाना जाता होगा। तो क्या है, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। अब क्या बात कर रही है एनसीईआरटी, वही बात करी जो हमने ऊपर वाली लाइन में समझाया कि मतलब अलग अलग स्थान के नाम से, जैसे कि यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली, यदि हमने मतलब जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या बोला कि यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सके जो शायद इसमें भ्रमणकारी स्थिति पैदा हो सकती है। यानी कि यदि हम किसी को मतलब एक मतलब कि वर्णित नाम के अनुसार ही तो बुलाते हैं, कि हम मतलब कि ए ओ करके तो नहीं बुलाते। तो क्या है कि मतलब कि एक नाम होना चाहिए, कौन सा, जो वैश्विक स्तर पर हो। फिर क्या है, जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सके और शायद इसमें भ्रमणकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का मानक नाम होता है, यानी कि प्रत्येक जीव का क्या है, एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। यानी कि क्या है, प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। अब ये एनसीईआरटी की क्या है, इम्पोर्टेंट लाइन है कि प्रत्येक जीव का, अब ये दे देगा एक वाक्य के उत्तर में बोल देगा, प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है।
इसको क्या कहते हैं? तो क्या है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाम पद्धति कहते हैं। यानी कि नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव स्पष्टतः स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो। यानी कि नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का क्या है, वर्णन सही हो, और हम यह जानते हों कि यह नाम किस जीव का है, और हम क्या है कि जानते हो कि किस जीव का नाम है। तो इसे पहचानना क्या है, पहचानना कहते हैं। यदि हमारे सामने मान लीजिए गेहूं का पौधा रख दी, मतलब क्या है, बोल दिया गया है कि एक, मतलब कि क्या है, नवंबर दिसंबर में वह क्या है कि बुवाई की जाती है, और वह कम से कम 7-8 इंच मतलब कि 12-13 इंच का पौधा होता होगा, और उसमें पत्तियां निकलती है, और वह एक बीज पत्री है, और वह हरे रंग का होता है, और जो जब वो पक जाता है तो क्या है, मार्च अप्रैल तक में उसकी कटाई हो जाती है, और उससे आटा बनता है। तो हमें दिमाग में क्या होगा, एक गेहूं का ही पौधा आएगा। गेहूं मतलब कि हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि बस ये गेहूं की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये मतलब ये क्या हुआ, हम उसको पहचान गए। तो इसको क्या बोलेंगे कि पहचानना कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। आइए अब हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिक ने प्रत्येक ज्ञात जीवों को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। यानी कि अध्ययन को सरल करने के लिए किसको, अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि जो वैज्ञानिकों ने क्या की थी, नाम पद्धति बनाई थी, वो किसके लिए बनाई थी, मतलब किस कारण। तो क्या है, अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने के लिए, यानी कि जो प्रत्येक जीव ज्ञात है उसको वैज्ञानिक नाम देने के लिए क्या है, एक प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है। यानी कि जो पौधे हैं, पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में दिया गया है। अब ये क्या है, एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट लाइन है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये क्या है, ये पौधों का वैज्ञानिक नाम देने का क्या है, सर्वमान्य स्तर है। फिर क्या है, आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गीविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर बनाया है। यानी कि यहाँ पर जब प्राणी की बात आती पौधों में, तो क्या हुआ है, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, पीएनएसटी जो होता है इंट्रेंस एग्जाम, उसमें 2020 का जो एग्जाम 2021 में हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये फिर क्या है, प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गीविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर यानी कि ICJN बनाया है।
ये हेडिंग वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। यानी कि जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम की क्या गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सके। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का न हो। और जो वैज्ञानिक है वो क्या सुनिश्चित करते हैं, वो यह भी सुनिश्चित करते हैं वैज्ञानिक नाम देने से पहले कि यह जो वैज्ञानिक नाम हम दे रहे हैं तो वह और किसी जीव का नाम न हो। क्या बोल रहे हैं, किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। जो हम अभी तक ज्ञात कर चुके हैं, जो हम अभी तक जीव ज्ञात कर चुके हैं, उन जीवों में से अब जो देने जा रहे हैं उसका नाम मतलब सेम मैचिंग ना करें। फिर क्या है, जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। यानी कि अब ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। फिर वंश नाम और तथा जाति संकेत पद, ये क्या है, यहाँ पर पूछा जाएगा कि प्रत्येक नाम के दो घटक, मतलब कि कौन कौन से घटक होगा। अब यहीं पर क्या दे देगा, यदि आप एनसीईआरटी रीडिंग अच्छे से किए हैं, क्लियर कट पूरी लाइन है, तो आप सही क्वेश्चन का आंसर टिक करके आएंगे। यदि नहीं सही है तो फिर तो गलत ही करके आएंगे। वंश नाम तथा जाति संकेत पद, यानी कि पहला क्या होता है, जब वैज्ञानिक नाम लिखने का तरीका क्या है कि पहला अक्षर क्या होना चाहिए, वंश नाम, फिर तथा जाति संकेत पद होते हैं। इस प्रणाली को जिससे दो नाम के दो घटक होते हैं, मतलब कि दो नाम के दो घटक होते हैं, उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। ये क्या है, द्विनाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्विनामकरण पद्धति कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, तो कौन से दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसका उपयोग सारे विश्व जीव विज्ञानी करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। यानी कि जो दो शब्द वाली नामकरण प्रणाली है बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको हम आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। यानी कि अब एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि आइए हम आपको समझा रहे हैं कि वैज्ञानिक का द्विनामकरण पद्धति कैसे करते हैं। तो आम का इन्होंने एग्जाम्पल लिया है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। यानी कि अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका होता है वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद। आगे की लाइन को हम आगे की स्लाइड में कंटिन्यू कर रहे हैं। वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। यानी कि जो मैंजीफेरा इंडिका है, मैंजीफेरा इंडिका है, तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंजीफेरा क्या है, वंश नाम है। ये क्या है, मैंजीफेरा वंश नाम है।
इस नाम में जो ये मैंजी फेरा दिया गया है, एक ये मैंजी फेरा दिया गया है और एक क्या है, इंडिका दिया गया है। तो मैंजी फेरा क्या है, वंश नाम है, और जबकि इंडिका इंडिका क्या है, एक विशिष्ट जाति को प्रकट कर रही है। ये क्या है, विशिष्ट जाति को प्रकट कर रही है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज अथवा जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित है। अब क्या है, एनसीईआरटी क्या बताना चाहती है कि जो नामकरण की पद्धति है किसकी, जो वैज्ञानिक जो सर्वमान्य नियम है, तो वह कौन कौन से नियम को हम कैसे लागू करते हैं, कैसे नियम के अनुसार हम किसी को वैज्ञानिक नाम देते हैं, उसको हम आइए देखते हैं। निम्नलिखित है। तो पहला क्या है, पहला है पहला क्या है, जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं। पहला क्या है, जैविक नाम जो है, यानी कि जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस भाषा में होते हैं, लैटिन भाषा में होते हैं। मतलब कि जैविक नाम प्रायः किस भाषा में होते हैं, लैटिन भाषा में होते हैं, और तिरछे अक्षरों में लिखे। ये एक एक एनसीईआरटी की लाइन पत्थर की लकीर है ये, मतलब कि पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड क्लियर होना चाहिए। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, यानी कि इनका उद्भव यानी कि ये जहाँ से उत्पन्न हुए हैं कहीं से भी हुए हों, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। यानी क्या है, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम, दूसरा पॉइंट क्या है, ये पहला पॉइंट है। ये जो पॉइंट है इन्हीं को क्वेश्चन बनाकर एनसीईआरटी से नीट के क्वेश्चन है, और सीबीसीई का एक मतलब इंट्रेंस एग्जाम होता है, पीएनएसटी, जीएनएसटी, एनएमएसटी, ये जो भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं इनमें ये पूछ लिया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है। जो जैविक नाम है पहला शब्द क्या है, वंश नाम होता है, पहला वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। यानी कि दूसरा क्या है, जाति संकेत पद होता है। जाति संकेत पद होता है। फिर अब क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं, यानी कि जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैविक नाम को जब हम हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित, ये भी मतलब इस लाइन से एक एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए, या यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। यानी कि क्या है, यह रेखांकन कैसा रेखांकन, जो तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है और क्या है, अलग अलग, मतलब कि दोनों शब्दों को अलग अलग, जैसे कि मैंजी फेरा इंडिका है, तो क्या है, दोनों शब्द अलग अलग हैं। और क्या है, जब हाथों से हम लिखते हैं तो दोनों को लिखते हैं, और क्या है, रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। अब यहीं पर अगर क्वेश्चन वो बनाना चाहेगा तो लिख देगा, जैविक नाम को जब हम हाथ से लिखते हैं तब किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं। पहला पॉइंट बना देगा अलग अलग रेखांकित करते हैं, दूसरा बोल देगा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो जाएगा रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है, और चौथा पॉइंट हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो जब आपको पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्लियर होगी तब आप ये क्वेश्चन सही करके आएंगे। यदि आधी अधूरी क्लियर है, आधी अधूरी आपने एनसीईआरटी लाइन पढ़ी है तो आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे। बस यही अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई तिरछा, तो मतलब कुछ भी पॉइंट करके चले आएंगे। फिर क्या है चौथा पॉइंट क्या है,
पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है, यानी कि जो पहला अक्षर है वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है, पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटे अक्षर होना चाहिए। अब ये क्या बोल रहा है, जो वंश नाम है बड़े अक्षर में होना चाहिए, जो जाति है वो छोटे अक्षर में होना चाहिए। मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं, यानी कि जाति संकेत पद जैसे मैंजीफेरा इंडिका हो गई, तो ये क्या है, ये तो आम का वैज्ञानिक नाम है। लेकिन अब आम का क्या है, मैंजीफेरा क्या है, वंश नाम है, और इंडिका क्या है, मैंजीफेरा इंडिका जो है जाति नाम है। अब इन दोनों के नाम के बाद क्या है, जैविक नाम के अंत में क्या है, लेखक का नाम लिखते हैं, यानी कि जैसे कैरोलस लिनियस ने दिया था तो क्या है, दिया था उसे संक्षेप में लिखा जाता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। फिर क्या है, उदाहरण मैंजीफेरा इंडिका। अब मैंजीफेरा ये तो क्या है, आम का वैज्ञानिक नाम है। फिर ये क्या है, लिन, ये क्या है, ये मेन इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक नाम है। ये जो लेखक हैं उनके कैरोलस लिनियस, यानी कैरोलस से नहीं उठाया गया है, जो लिनियस है तो लिन बस उठाया गया है। तो मैंजीफेरा इंडिका लिन, इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन लिनियस ने किया था। इसका अब यहाँ पर पूछ लिया जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका लिन में जो लिन है इसका अर्थ क्या है, तो क्या है, सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन लिनियस ने किया था। इसका मेन पॉइंट ये है। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, यानी कि सभी जीव का वर्णन करना असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं, यानी कि बहुत सारे जीव हैं इस जैव मंडल में, बहुत सारे जीव हैं, तो हम किसका वर्णन करते भागेंगे। तो क्या है, एक पद्धति बनाई गई, किसने बनाया, ये वैज्ञानिकों ने बनाया, कि मतलब कि एक प्रणाली होनी चाहिए जिसमें हम मतलब कि कॉमन जो लेते हैं, जैसे मनुष्य का हो गया और मतलब कि जो भी जीव हैं तो उन अलग अलग लेकर वर्गीकरण बनाया गया है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता, यानी कि पौधा, अब ये क्या है, पौधे की बात कर रहा है, यानी प्लांट जगत हो गया, प्राणी और कुत्ता ये क्या है, यानी कि उसका है, एनिमल किंगडम जो होता है, एनिमल, बिल्ली तथा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीव के ऐसे गुण आ जाते हैं, यानी कि क्या है, वर्गीकरण का मतलब, यानी कि जैसे ही हम इन जीवों का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत ही क्लिक करता है, मतलब कि वो दिमाग में मतलब अंदर ही क्लिक कर जाता है कि बस ये जीव की बात हो रही है, उसकी पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाती है और हम उसको मतलब दिमाग में आने लगता है कि इस जीव का फीचर क्या क्या है और कैसे कैसे इसके बर्ताव हैं, तो इसे क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। फिर क्या है, उनका उस वर्ग में उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हो तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है, स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे ना कि बिल्ली को, यानी कि जब हम कुत्ते के बारे में सोचेंगे तो सिर्फ कुत्ते का ही पिक्चर हमारे दिमाग में क्लिक करेगा, ना कि बिल्ली का करेगा। फिर क्या है, अब यदि एल्सेशियन के विषय में सोचें तो हमें पता लगता है कि
हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। यानी कि यदि यदि कोई हमारे सामने बोल दिया एल्सेशियन, तो अब हमें यदि उसको जानते ही नहीं है तो ना उसका हमारे दिमाग में पिक्चर ही बनेगा, ना हम उसके बारे में सोचेंगे ही, ना उसका कुछ फीचर ही हमारे दिमाग में आएगा। तो चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है। अब स्तनधारी की बात आई तो हमारे दिमाग में तुरंत ही क्लिक करेगा कि स्तनधारी किसके, यानी कि ऐसे जीव जिनमें स्तन का निर्माण होता है, यानी कि स्तन पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्तनधारी कहना। तो आप ऐसे ही जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाह्य कान और शरीर पर बाल होते हैं। बाह्य कान और शरीर पर बाल होते हैं स्तनधारी। ये क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। जिसके बाह्य कान और शरीर पर बाल होते हैं, ये क्या है, स्तनधारी। फिर इसी प्रकार पौधे में यदि हम गेहूं की विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। टैक्सा, यहाँ टैक्सा बात कर रहा है, यहाँ वैज्ञानिक शब्दावली क्या है, टैक्सा है। यानी कि एक यदि हम एक ही, जैसे यदि कुत्ता को लिए, चाहे बिल्ली को लिए, चाहे स्तनधारी में से किसी भी जीव को लिए, ये क्या है, वैज्ञानिक शब्दावली क्या है, टैक्सा हम उसे बोलेंगे। वैज्ञानिक शब्दावली क्या है, टैक्सा बोलेंगे। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। यानी कि टैक्सा क्या है, सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी टैक्सा हैं। यानी कि यदि हम किसी जीव की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, एक टैक्सा है। यहाँ पर ऐसे यदि एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाना चाहे, यदि जो भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो उसमें दे दिया जाएगा, गेहूं एक विशिष्ट नाम से जाना जाता है, बिंदी बिंदी। मतलब कि पहला पॉइंट दे देगा टैक्सा, दूसरा दे देगा वर्गीकरण, तीसरा दे देगा वर्गीकी, चौथा देगा पहचानना। अब इसमें क्या है, यदि आप पूरा ये लाइन बाय लाइन क्लियर होगी तो आप क्या बोल देंगे, टैक्सा बोलेंगे उसको। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधों भी एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी टैक्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है। इसीलिए प्राणी स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक है और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। यानी कि क्या है, आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार है। इसीलिए विशेषीकरण, पहचानना, अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम यानी प्रणाली हैं जो वर्गीकी विज्ञान के आधार है। वर्गीकी कोई नई नहीं है। वर्गीकी जो है कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता है। यानी कि जो मानव है सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों में, मानव क्या है, हरदम से यही चला आ रहा है कि मानव क्या करता है, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जीवों के बारे में जानने का प्रयत्न करता रहता है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिकाधिक उपयोग है। और मानव सबसे ज़्यादा किसके बारे में जानने को प्रयास करता है, जो कि उसके लिए लाभदायक है। क्या है, लाभदायक है, उसी के बारे में जानना उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे क्या है, भोजन, कपड़े,
तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। यानी कि जो इस अध्ययन की शाखा है, यानी कि जो भी हम ऊपर ये स्लाइड में पढ़ चुके हैं, तो वे उन सभी को क्या बोलते हैं? विविधता सहित, यानी कि जो भी विविधता मिली है, विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा। विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टमेटिक्स कहते हैं। यानी कि सिस्टमेटिक ढंग से, यानी कि यदि मान लीजिए कोई अलमारी है, अलमारी में हम सब बुक हो गई और बहुत सारे सामान हो गए, तो क्या है, लाइन बाय लाइन हम क्या है अच्छे से व्यवस्थित रख दिए। मतलब कि 11वीं की बुक अलग, 9th की बुक अलग और 12th की बुक अलग। तो क्या है, यदि हम अच्छे से रख के और उसमें क्या है एक चिट लगा देंगे कि ये 11th की है, एक 12th की है, तो क्या है मतलब कि एक सुव्यवस्थित मतलब कि सिस्टमेटिक ढंग से रहेगी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्गीकरण पद्धति, यानी सिस्टमेटिक कहते हैं। फिर क्या है? सिस्टमेटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है। जो सिस्टेमिक्स शब्द कहाँ से आया? लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ जीवों की नियमित व्याख्या। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल, लिनियस जो वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया था? दुई नाम पद्धति दिए थे। तो क्या किए? लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। यानी कि जो वो है पब्लिकेशन, यानी जो उन्होंने बुक लिखा, तो उसका टाइटल क्या रखा? सिस्टेमा नेचर चुना। अब यहाँ पर ये भी बोला जाएगा कि लिनियस ने अपनी पब्लिकेशन के लिए टाइटल कौन सा शब्द चुना था? तो कौन सा चुना था? सिस्टेमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचानना, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इस क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासी संबंध का भी ध्यान रखा गया। यानी कि जो वर्गीकरण पद्धति है, जीवों के विकासी संबंध का भी ध्यान रखा गया। वर्गीकी संवर्ग एक एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण यहाँ पर क्या बोला गया था? वर्गीकरण पद्धति यानी सिस्टमेटिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है? वर्गीकी संवर्ग में वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। क्या है? एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। यानी कि मतलब ये एक अकेला नहीं है कि मतलब सिस्टमेटिक ढंग से होगा। मतलब इसमें क्या है? बल्कि इसमें कई पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक क्या है? सोपान अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूँकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। यानी कि क्या है? वर्गीकी संवर्ग कहते हैं, समस्त वर्ग की व्यवस्था। अब यहाँ पर यदि क्वेश्चन एनसीईआरटी करना चाहे तो ये यहाँ से क्वेश्चन उठा सकती है कि क्या है? संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था। संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। यानी कि बहुत सारे संवर्ग जो हैं, संवर्ग और वर्गीकी की जो व्यवस्था है, तो उससे हम क्या बोलते हैं? वर्गीकी संवर्ग
वर्ग की संवर्ग कहते हैं। और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम जो बहुत क्या है अब क्या है, बहुत सारे जब वर्ग की संवर्ग मिल जाएंगे, वर्ग की संवर्ग मिल जाएंगे तो नहीं संवर्ग मिलकर तभी क्या है वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो प्रत्येक संवर्ग है तो संवर्ग क्या करता है, वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है, यानी कि बहुत सारे संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। वर्गीकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। जो वर्गीकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है, यानी कि जो कीट है एक जीव के वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद यानी कि टांगे क्या है, तीन जोड़ी संधिपाद यानी कि टांगे होती हैं इसके कीट की। उसका विशिष्ट लक्षण है क्या है कि 3 जोड़ी उसके पैर पाए जाएंगे किसके, कीट के। इसका अर्थ है कि यह कीट स्वीकारणीय सुस्पष्ट जीव है। इसका लक्षण क्या है कि सुस्पष्ट क्या है, जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है। यदि हम मान लीजिए कोई हमारे सामने कीट आ गया तो यदि हम उसको देख लिए कि उसके 3 जोड़ी पैर है, तब हम उसका क्या है आसानी से एक वर्गीकरण कर सकते हैं। इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? क्या आप ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है, यानी कि जो वर्ग है किसको दिखाता है, संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, न कि केवल आकार की समूहन। सभी ज्ञात जीवों के वर्ग की अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत, यानी कि अब क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, क्या बोल रही है, सभी ज्ञात जीवों की वर्ग की अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे पहला क्या हो गया किंगडम, ये क्या है किंगडम यानी जगत। फिर क्या हो गया संघ, किंगडम संघ यानी कि फाइलम अथवा भाग, यानी कि जो संघ है उसको हम 2 रूपों में लिखते हैं, फाइलम और भाग। यानी कि यदि ये पौधे की बात आती है तो क्या लिखते हैं हम उसमें, भाग लिखते हैं, भाग संघ के स्थान पर। और जब यदि मतलब कि जो जीव की बात आती है तो क्या लिखते हैं, फाइलम लिखते हैं। फिर वर्ग यानी कि क्लास, गण यानी कि ऑर्डर, कुल, फैमिली यानी कुल यानी फैमिली, वंश यानी जीनस। यहाँ पर ये जो कोष्टक में दिए गए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि जब कभी किसी जीव का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है तो वहाँ पर वंश न देकर उसमें क्या बोल दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंजीफेरा इंडिका दे दिया गया, क्या है मान लीजिए मैंजीफेरा इंडिका दे दिया गया तो उसमें ये जो मैंजीफेरा है उसमें क्या बोल दिया जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका में जीनस क्या होगा, जीनस। तो यदि आप जानते रहेंगे कि ये किसकी बात कर रहा है, जीनस पूछ रहा है, यानी कि ये सिर्फ किसकी, वंश को पूछ रहा है। तो क्या बताएंगे आप, मैंजीफेरा उसमें क्या है, वंश है। ऐसे ही यदि उसमें पूछ लिया कि उसमें मैंजीफेरा इंडिका में स्पीसीज क्या है, तो
तो यदि आपको पता रहेगा कि स्पीसीज और जाति एक ही है तो आप बता पाएंगे। वर्ग, जैसे वर्ग पूछ लिया, वर्ग वर्ग पूछ लिया तो मतलब उसमें क्लास क्या है, ऐसे करके मतलब क्वेश्चन बनते हैं। विकास हुआ, पौधे तथा प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। यानी कि चाहे पौधा का वैज्ञानिक नाम लिखा जाए, चाहे जीवों का वैज्ञानिक नाम लिखा जाए, सबसे नीचे जो स्तर आता है किसकी, जाति की आती है। यानी कि स्पीसीज निचले संवर्ग में आती है। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं। यानी कि अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये तो बता दिया गया कि जगत हो गया, फिर क्या है, ये फाइलम हो गई, वर्ग हो गई, ऑर्डर हो गया, ये जीनस हो गए, जाति हो गए। अब इनको जो वैज्ञानिक नाम है उनको हम ऑर्डर में रखेंगे कैसे। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना, यानी कि वर्ग के गुणों का ज्ञान होना, यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। अब हम आगे की क्लास जो भी अभी NCERT लाइन बची हुई है तो हम आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम इसको लेक्चर को बंद कर रहे हैं।